फ्रांस की क्रांति। भूमिका। 18वीं शताब्दी के 70-80वें दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विद्रोह धीरे धीरे तीव्र होता चला गया। अंत में 1789 में राजा लुई 16वें ने एक सभा बुलानी पड़ी। इस सभा का नाम जनरल स्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामान्य के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। इस सभा में जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बास्तिल नामक जेल पहुंच गया और इसके दरवाजे तोड़ लिए गए। सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा वर्साय स्थित दरबार को घेरने निकल पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाना शुरू कर दिए। यथा मानव की अधिकारी को घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ, चर्च के बाद का समापन, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा, दास प्रथा के अंत की घोषणा आदि। जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति की गति को धीमी रखना चाहते थे, कुछ अन्य प्रखर क्रांति के पोषक थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इनका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों में हाथ में रहा। बाद में इनके एक नेता मैक्सिमिलियन रॉबर्टसन हुआ, जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष नेतृत्व को आज भी आतंक का राज कहते हैं, मतलब रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। इसकी परिणति स्वयं लुईस 16 और उसकी रानी की हत्या से हुई। राज परिवार की हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लोग संयुक्त सेना बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुए। क्रांति के नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इसी बीच इस सेना का एक सेनापति, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी विजयों के कारण लोकप्रिय हुआ। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग उब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कंसुलेट बनाकर शासन करने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता रहा। अंततः नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि अपने आप को प्रदान की और इसी प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति अपने चरण व्यवस्था में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकारी तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग के विद्यमान थे, बल्कि यहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व शनै शनै बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छा ही राज्य का कानून था। लोगों को किसी प्रकार की नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण लेखन किसी प्रकार नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय शासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज के दो टुकड़े बंटकर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन और सामंती व्यवस्था खत्म हुआ।
सत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। राजनीतिक कारण, निरंकुश राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह अपनी इच्छानुसार काम करता था, वह अपने ईश्वर को प्रतिदिन बतलाता था। राजा के कार्यों का आलोचकों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता तबाह थी। वह निरंकुश से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। दूसरा, स्वतंत्रताओं का अभाव। फ्रांस में शासन के अति केंद्रीकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथ में थे। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम की व्यवस्था नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस नग्न अवहेलना के कारण लोगों का रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। राष्ट्र की विलासी जीवन और धन का अपव्यय, ये तीसरा कारण। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी के दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हुआ होता था। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने पर अपार धन खर्च करती थी। एक और किसानों श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राजपरिवार के सदस्य विलासिता का जीवन बिताते थे। प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का शासन बेढंगा और अव्यवस्थित था, ये भी एक कारण है। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना बेकार था। अब है सामाजिक कारण। पादरी वर्ग। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था, धन प्राप्ति का स्रोत था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए थी। चर्च स्वयं कर मुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति के बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों में उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतया सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा, कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग झालं का?